class 12 physics, and the first lesson, very first lesson of class 12 physics is electrostatics. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर के बना है. इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. जिस समय चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो क्या इनका बिहेवियर होगा, ये स्टडी ही कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. ये दो टाइप चार्जेस के क्या हैं? फर्स्ट आर द पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकेंड आर द नेगेटिव चार्जेस. द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, it is protons. Basic cause of positive charge is proton and basic cause of negative charge is electron. But at any body, either it is positive charge or negative charge, these are created, these are in general in metals, these are produced only due to the transfer of electron. किसी भी बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होकर के जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यानी हम ये कह सकते हैं ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज सम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस दैट देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से दैट excess of electrons on a body creates the negative charge and deficiency of charges, deficiency of electrons in a body creates the positive charge. अब इन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस का बिहेवियर क्या होगा एट रेस्ट, यही एक्चुअली में हमें यहाँ पर स्टडी करना है. पहली बात तो ये कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के सेवरल मेथड्स हो सकते हैं. इनमें जो सबसे बेसिक मेथड है, ये दो मेथड मेन है. पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, ये जनरली इंसुलेटर्स के केस में है बच्चों, इंसुलेटर्स के लिए जो इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, पॉलीथीन है, वूल है, थ्रेड है, एटसेट्रा. इन बॉडीज के ऊपर अगर मान लीजिए हम किसी दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, किसी भी दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को अगर रब करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. इस तरह से एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी उसके ऊपर अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और तो जिसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देयर आर सेवरल एग्जांपल्स व्हिच शो सच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस. फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास है, अगर ग्लास रॉड को रब करें हम सिल्क के साथ तो इसमें क्या होगा, ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क पर पहुंच जाते हैं. इसलिए ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. इसी तरह से अगर मान लीजिए इबोनाइट का रॉड है, इबोनाइट को रब किया जाए कैट स्किन या फर के साथ, कैट स्किन या फर के साथ, तो इबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज, कैट स्किन या फर पर पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से बच्चों प्लास्टिक है, प्लास्टिक, रबर, इन सबको रब किया जाए सिल्क के साथ या वूल के साथ या हेयर्स के साथ, तो हेयर्स पर या सिल्क पर या वूल पर इन पर क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि प्लास्टिक या रबर एटसेट्रा इन पर प्रोड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज. सच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस on the non-conducting substances, insulating substances, it is called electrification by friction. दूसरा ये this method of friction
It is not applicable for the, it cannot be implemented to the conductors. It cannot be implemented to the conductors. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये सपोज कोई कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड को हम किसी भी सब्सटेंस के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर से जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे या इसके ऊपर आएंगे, वो चार्ज साथ ही साथ उस दूसरे चार्ज के साथ कंडक्ट हो जाएगा एंड हेंस देयर विल बी नो final charge on the conducting body. So this method is applicable only for the insulators, not for the conductors. इसके अलावा अपने कंडक्टर्स के लिए क्या किया जाए? कंडक्टर्स के लिए एक दूसरा मेथड है, ये कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता है? सपोज इफ वी कंसीडर एनी conducting body, like it is a sphere which is of conducting nature, इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाए. मान लीजिए ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जबकि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग बॉडी है बच्चों और ये इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, ये इंसुलेटर स्टैंड है या इंसुलेटिंग स्टैंड कह लीजिए, इंसुलेटिंग स्टैंड है. अब क्या करें? मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? इसके पास हम एक अपोजिटली चार्ज बॉडी, सपोज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मान लीजिए इसके ऊपर पास हम एक ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सपोज इबोनाइट रॉड है, इस इबोनाइट रॉड को कैट स्किन से रब किया. कैट स्किन से रब करने पर इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. अब कंडक्टर के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर के ये बैक सरफेस पर पहुंच जाएंगे और उतना ही पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर के ये फ्रंट फेस पर आएगा. अब अगर बैक फेस को हम अर्थ कर दें, बैक फेस को ये अर्थ कर दिया जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके अंदर रिपल्सिव नेचर है, रिपल्सिव नेचर होने की वजह से दिस चार्ज विल गो इनटू द अर्थ. और इस तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल रिमेन हियर ओनली एंड देन व्हाट हैपेंस? इस कंडक्टिंग वायर को यहां से हटा दें, दिस चार्ज विल गो इनटू द अर्थ. इसके लिए जस्ट हम इस अपोजिट सरफेस को अगर टच भी कर देते हैं तो ये बॉडी, इसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज था ये हमारी बॉडी के थ्रू होकर के अर्थ में चला जाएगा. But it is safe only for the small quantities of charge. अगर larger quantity of charge है तो फिर हाथ से टच करना it is dangerous. इसलिए इसको हम किसी भी एक सपोज जैसे कोई भी मेटेलिक वायर ले लें, मेटेलिक वायर से टच कर दें तो ये पॉजिटिव, ये जो अपोजिट काइंड सेम काइंड का चार्ज था इधर ये चला जाएगा अर्थ में, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर बाउंड रह जाएगा. अब उसके बाद क्या करें? इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां से हटा दें. हटाने के बाद जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज. इसी तरह से अगर बॉडी को हमने नेगेटिवली चार्ज करना है तो फिर इधर इसके सामने फ्रंट फेस पर लेकर के आएंगे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास रॉड है, सिल्क से रब करें, सिल्क से रब करने के बाद इसके सामने लेकर के आए, जैसे ही इधर सामने लाएंगे तो ये क्योंकि ग्लास रॉड पर था पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर के अब बैक सरफेस पर जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज फ्रंट फेस पर आएगा. अपोजिट फेस को अर्थ करेंगे तो वो चार्ज चला जाएगा अर्थ में और नेगेटिव चार्ज यहीं पर बाउंड रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज के सामने. उसके बाद जैसे ही हम इस कंडक्टिंग बॉडी को भी इस बॉडी को भी हटाएंगे तो ये पूरा चार्ज, नेगेटिव चार्ज पूरे कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा. तो ये मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन ये अप्लाई किया जाता है फॉर द कंडक्टिंग बॉडीज. तो कंडक्टिंग बॉडीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करने का जो इजी मेथड है वो है बाय इंडक्शन. अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस. अगर हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखें चार्जेस के तो देखिए क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्जेस। चार्जेस में जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है ये क्या है, चार्जेस आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, यानी कंजर्वेशन of charges, that is conservative property. Charges are of conservative nature, that is charges can neither be created nor be destroyed. इनको सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में देखा, चाहे ये इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन थी या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन थी, इनमें क्या किया गया है, एक जिस समय फ्रिक्शन में दो बॉडीज को हमने रब किया, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे में चले गए, तो इस तरह से केवल यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है। जितना एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ओनली। ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, चार्जेस आर ऑफ एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मीनिंग क्या है, मान लीजिए किसी बॉडी को हम डिफरेंट स्टेप्स में चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार चार्ज Q1 दिया, दूसरी बार Q2 चार्ज प्रोवाइड किया, तो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो कितना होगा, इट विल बी द algebraic sum of the different charges given in different steps to the body। बॉडी को डिफरेंट स्टेप्स में कितने कितने चार्जेस प्रोवाइड किए गए हैं उनका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऐड होंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए विद साइन ऐड किए जाएंगे, यानी ये बनेगा Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन। मान लीजिए n स्टेप्स में चार्जेस प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उन सभी n स्टेप्स में जो भी चार्जेस प्रोवाइड किए हैं उन सब के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। एल्जेब्रिक सम में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ले जाएगा। मान लीजिए Q1 फर्स्ट स्टेप में जो चार्ज प्रोवाइड किया गया है वो 20 माइक्रोकूलम है। मान लीजिए सेकंड स्टेप में 10 माइक्रोकूलम है। थर्ड स्टेप में जो चार्ज प्रोवाइड किया मान लीजिए -15 माइक्रोकूलम है। फोर्थ स्टेप में जो चार्ज प्रोवाइड किया मान लीजिए वो 5 माइक्रोकूलम है नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस दोनों ऐड होकर के ये हुआ 30 माइक्रोकूलम, और ये दोनों नेगेटिव चार्जेस ये एक साथ ऐड होकर के ये हो जाएंगे 20 माइक्रोकूलम, एंड द नेट चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव नेचर। तो चार्जेस आर ऑफ एडिटिव नेचर। तीसरा ये कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड unlike charges attract each other। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम कोई दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एक साथ रख रहे हैं, पास पास रख रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से दो नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर एक दूसरे के क्लोज लाई जाएं वो रिपेल करेंगी। लेकिन एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लेकर के आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नाउ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के लिए जो एसआई यूनिट यूज की जाती है इट इज कूलम। हालांकि 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी बिग यूनिट, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, इसलिए इसके छोटे यूनिट्स में जनरली माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम एसेट्रा डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जा सकते हैं, स्मॉलर मल्टीपल्स। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट है, उस मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल्स में चार्ज होता है। कभी भी उस मिनिमम अमाउंट के फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। वो मिनिमम अमाउंट जो कि जिसके इंटीग्रल मल्टीपल्स किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है वो कहलाता है वन क्वांटा ऑफ चार्ज। और ये फिनोमिना द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये कहलाती है क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी ही कहलाती है क्वांटाइजेशन। अब भाई आप इसको सोच के देखिए कि मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल होने की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा ये एज ए होल नंबर इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैसा है, इंडिविजिबल पार्टिकल है। इसलिए तो इसलिए भाई बच्चों किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। अगर हम ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये सपोज ले लिया जाए E। इसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई ले सकते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई ले सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस ई। तो इस तरह से जो प्लस माइनस ई चार्ज होगा, ये प्लस माइनस ई चार्ज इट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज। इससे लेसर अमाउंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंडिविजिबल है या प्रोटॉन इंडिविजिबल है। इसलिए तो इसलिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बच्चों अगर कोई लार्जर अमाउंट है तो लार्जर अमाउंट कितना होगा, ये होगा Ne। यहां पर n जो है ये एक होल नंबर या इंटीजर है। n इज ए इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। और ये जो E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं। अगर हम ये कहें, मान लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलम या 1.0 into 10 to the power minus 19 कूलम है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे लेसर चार्ज या इसके फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं है जब भी ट्रांसफर होगी एज ए होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई बच्चों जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि किसी बॉडी के ऊपर Q इज इक्वल टू सपोज 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिशिएंसी और इन एक्सेस इन दिस बॉडी। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या कमी है, वो हम साइन देख करके बता सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इट मींस दैट देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है, और इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा नंबर वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ये कहा गया है कि 1+1 माइक्रोकूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनों का नंबर हम फाइंड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए क्वांटाइजेशन का ये फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू Ne, यानी N इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम यानी 1 into 10 raised to power minus 6 कूलम।
इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यानी 1 क्वांटा ऑफ चार्ज, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये 1 क्वांटा ऑफ चार्ज कहलाता है। 1 क्वांटा ऑफ चार्ज, ये 1 क्वांटा ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए फिर बच्चों चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये है 1.6 × 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके 10⁻⁻6 तो कैंसिल हो गए, 10⁻⁻13 बची डिनोमिनेटर में, उसको लाएं न्यूमरेटर में, तो 1 × 10⁻13 अपॉन 1.6, इसमें से एक पावर बाहर ले लो, तो ये हुआ 10 × 10⁻12 अपॉन 1.6। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेसिमल हटा दो, 100/16 × 10⁻12 कैंसिल करें, 4 4 16 और ये 25 टाइम्स 25/4, 25/4 ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है इसके अंदर, इस बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉनों की अब क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं, कम है इस बॉडी में। तो इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी बॉडी के अंदर 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। एक और छोटा सा पॉइंट भी बच्चों यहाँ पर बीच में ही देखिए, किसी भी बॉडी को अगर हम मान लीजिए हमने ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया किसी बॉडी को, तो यानी यहाँ पर चार्ज की तो ट्रांसफर हुई ही, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो? क्या इस बॉडी के, जिस बॉडी के ऊपर भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज क्रिएट किया गया है, क्या इसके मास में भी कोई चेंज आएगा? तो इन जनरल अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल देयर विल बी ए चेंज इन द मास आल्सो। अगर मान लीजिए किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए हैं, यानी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके ऊपर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रखे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर ला करके रखे गए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का मास भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यानी अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर ऐड किए गए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर। इसी तरह से अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है तो अब उसके मास में स्लाइटली लॉस होगा। कितना लॉस? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाले गए थे, उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास की उसके अंदर कमी आ जाएगी। So if there is a production of charge, there is a transfer of mass also. यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज के साथ ट्रांसफर ऑफ मास भी रहता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें ये कि जिस तरह से हमारे बेसिक क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ, टाइम, अगर मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है तो बॉडी का मास चेंज हो सकता है, बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है, बॉडी के लिए जो भी किसी मान लीजिए कोई भी सपोज कोई घटना थी तो उसका कुछ ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, ये भी चेंज हो जाते हैं इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन मोशन। और उस मोशन के लिए जैसे मास है, इसके लिए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि m मास की बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में जो मास होगा m, इट विल बी इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहां पर m0 जो है ये है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। v ये स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, जितनी स्पीड से बॉडी मूव करे, और c कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट। तो लेकिन इन जनरल ये जो मास में चेंज है इसी तरह से लेंथ में भी चेंज आती है, टाइम में भी चेंज आती है।
लेकिन चार्ज के अंदर किसी तरह की कोई चेंज नहीं आती है। चार्ज चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में या चार्ज मोशन में है, दोनों ही केसेस में चार्ज के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आती है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी is independent of the nature of the body, either it is in a state of rest or it is in the state of motion। तो मोशन का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस के लिए। इसके अलावा भी बच्चों देखिए, जिस समय कोई भी दो चार्जेस हैं, तो जैसा कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी में ये कहा कि कोई भी दो चार्जेस अगर एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले देखिए कूलम लॉ कहलाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेसिक सी बात और यहाँ पर। हालांकि जैसे कि हमने कहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज इज ऑफ क्वांटाइज्ड नेचर, दैट इज fractions of electronic charge और protonic charge are not possible, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो एज ए होल नंबर होता है। लेकिन भाई बच्चों, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर चार्जेस को डिफाइन करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट की डिस्कवरी हुई है, ये कहलाते हैं क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के टर्म में भी चार्ज को एक्सप्रेस किया जाता है इन फंडामेंटल पार्टिकल। तो दो तरह के क्वार्क्स हैं। अगर ये क्वार्क्स लिए जाएं तो क्वार्क्स जो है ये 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से 2 टाइप के क्वार्क्स हैं? पहला कहलाता है अप क्वार्क, इसको U से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू होती है +2e/3। अप क्वार्क जो है ये है +2e/3। इसी तरह से दूसरा है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d and its value is -e/3। So concentration of the charges in the fundamental particles, fundamental massive particles are expressed in terms of quarks। और कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल 3 क्वार्क्स से मिलकर के बना होता है। जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं और प्रोटॉन के चार्ज कितना होता है? +e। ये +e चार्ज कैसा है? इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ क्वार्क ये है UUD, यानी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है, इसलिए इसका टोटल चार्ज कितना है? UUD। U का वैल्यू है +2e/3 -e/3 इज डाउन क्वार्क। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक सम कितना हो गया? ये हुआ +e। इस तरह से ये +e चार्ज है प्रोटॉन के अंदर। इवन न्यूट्रॉन जो कि मासिव पार्टिकल का है, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज 0। लेकिन इस न्यूट्रॉन की भी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो इंटरनली इसके अंदर भी क्वार्क्स प्रेजेंट हैं और इसकी स्ट्रक्चर है UDD। इसकी जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन इज UDD, यानी इसके अंदर एक अप क्वार्क है +2e/3, 2 डाउन क्वार्क है -e/3 एंड -e/3। इस तरह से नेट चार्ज कितना है? 0। तो इस तरह से जो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके अंदर भी 3 अप क्वार्क हैं। तो इसलिए किसी भी फंडामेंटल मासिव पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर है इट कैन बी रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वार्क। हालांकि ये क्वार्क्स फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं है। Quarks were observed only inside the fundamental particles, but in free state, these quarks are not possible। यानी अगर हम ये चाहें कि इस न्यूट्रॉन की इन तीनों क्वार्क्स को अलग अलग कर दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये कहलाते हैं क्वार्क्स। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी भी चार्जेस के बीच, किसी भी पेयर ऑफ चार्ज के बीच फोर्स एक्ट करता है। लाइक चार्जेस
एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस या लाइक चार्जेस, इट इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ। तो ये कहलाता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस, let it is q1 charge, it is q2 charge and both the charges are separated by a distance r। अब क्या होगा, ये चार्ज q1 इस q2 को इंटरेक्ट करता है, q2 चार्ज q1 को इंटरेक्ट करता है। दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा भी है, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन का फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो ये फोर्स अगर इन दोनों के बीच एक्ट करने वाला फोर्स है F, तो कूलम लॉ ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस और टू लाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इज this force of attraction or repulsion between two charges, it is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges। जो भी अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स है, ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी, यानी ये जो जहां पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो वी कैन से दैट कूलम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है। और तीसरी बात ये, जैसे कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन है। तो इनकी डायरेक्शन कहां है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, यानी ये एक सेंट्रल फोर्स है। डेफिनेट डायरेक्शन होने की वजह से ये एक सेंट्रल फोर्स है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इस तरह से बच्चों इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये बनेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F इज इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें तो इसके लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। लेट इट इज K Q1 Q2 upon R square। Here K is a constant of proportionality। ये है constant of proportionality। और ये जो constant of proportionality है, it depends upon two facts। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट। ये K की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ K, value of K depends upon the medium between two charges, medium between two charges and the system of unit, system of units। कौन सा सिस्टम हम एडॉप्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर SI सिस्टम की बात करें, इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में बच्चों ये K का जो वैल्यू है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इट इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है SI सिस्टम के लिए। और इन वैक्यूम, इन SI सिस्टम एंड इन वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में हम एयर भी शामिल कर सकते हैं। तो एयर में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट SI सिस्टम के लिए बच्चों। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, देयरफॉर इन SI सिस्टम
इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस और एसआई सिस्टम के लिए इस कूलम्स लॉ का क्या रिलेशन बनेगा? F will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the relation for the Coulomb's law. अब बच्चों यहाँ पर जो ये epsilon naught है ये क्या है? Epsilon naught is called permittivity. Permittivity of free space. ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये इस चीज का मेजर होता है कि कोई स्पेस या कोई मीडियम कितने एक्सटेंट तक अपने थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को पास होने देता है, ये इस चीज का मेजर होता है। और बच्चों इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या बनेगी? देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो एफ नीचे आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या यूनिट बनेंगे? Q1 इंटू Q2, तो उसके लिए यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर। न्यूटन ये नीचे आया डिनोमिनेटर में, तो इसलिए पर न्यूटन, और आर स्क्वायर ये भी डिनोमिनेटर में है तो इसलिए पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI unit for the permittivity of free space, and therefore its value is 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए फ्री स्पेस नहीं है, other than free space in a medium other than फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और मीडियम है, देन दिस F इज एक्सप्रेस बाय, सपोज इसमें अब फोर्स को हम लिखें FM इज द फोर्स इन द गिवन मीडियम व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन ए गिवन मीडियम। तो उस समय फिर ये फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट और आ जाएगा बच्चों कैपिटल के, ये हमने स्मॉल के लिया था, ये कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर ये जो कैपिटल के कांस्टेंट लिंक इंट्रोड्यूस किया है, ये कैपिटल के ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कैपिटल के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, वेयर कैपिटल के ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच रखा गया है ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। और यहां पर भी अब ये जो एप्सिलॉन नॉट के है, एप्सिलॉन नॉट के को हम एक और कांस्टेंट लिखते हैं, ये है एप्सिलॉन। यानी इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन है जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, इस गिवन मीडियम की ये परमिटिविटी कहलाता है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। अब भाई बच्चों ये एक्चुअली में अगर हम यहां से k का वैल्यू चेक करें तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो परमिटिविटी की रेशियो है। रेशियो होने की वजह से ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम यहां पर रखा गया है तो इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरह से बच्चों k को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो k के यहां से देखिए k के दो डेफिनेशन बनना है। एक डेफिनेशन तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 कहें, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इस इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एक्चुअली में F था। F क्या है? ये फोर्स इन वैक्यूम व्हेन द टू चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम। तो इसलिए बच्चों दोनों को डिवाइड करने पर ये क्या आएगा? FV अपॉन FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा RHS पर 1/1 अपॉन K, दैट इज K। सो वी कैन से दैट K इज इक्वल टू FV अपॉन FM। तो ये दो डेफिनेशंस आपको यहां से मिल रहे हैं K के, एक तो ये डेफिनेशन और दूसरा डेफिनेशन यहां से। तो यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? Dielectric constant of a medium may be defined as the ratio of the force, electric force experienced by the two charges when kept in vacuum to the force experienced by the same two charges when kept at same separation in the given medium. This ratio is also dielectric constant. तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दो तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कूलम लॉ की हेल्प से 1 कूलम को डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 कूलम में ऑल्सो भी डिफाइन व्हाट SI यूनिट 1 कूलम इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम के लिए देखिए क्या करेंगे? डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज कितना होता है इसको डिफाइन करने के लिए यहां पर ये जो 1/4 पाई, ये जो हमने फॉर्मूला लिया था कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच फोर्स जो है वो कितना है, अगर उसको वैक्यूम में रखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स, एप्सिलॉन नॉट ये 8.854, ये पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करने के लिए देखिए क्या करेंगे? अगर हम मान लीजिए ऐसे दो इक्वल चार्जेस कंसीडर करें जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, दो ऐसे चार्जेस लें जो कि आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, चाहे वो लाइक चार्जेस हैं और या अनलाइक चार्जेस हैं। इनको अगर मान लीजिए फ्री स्पेस में 1 मीटर की सेपरेशन पर रखा जाए, इन फ्री स्पेस में 1 मीटर की सेपरेशन पर रखा जाए और इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना अरेंज किया जाए कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन। Q1 और Q2 की वैल्यू इतनी अरेंज की गई है कि दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या बनेगा? ये 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर दोनों साइड कैंसल्ड, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 यानी ±1 कूलम। यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। इस पूरे मैथमेटिक्स को वर्ड्स में बता देना है कि ऐसे दो इक्वल चार्जेस जिनको फ्री स्पेस में 1 मीटर की सेपरेशन पर रखने पर अगर उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है तो उन दोनों चार्जेस में से हर एक चार्ज होगा 1 कूलम ईच। इफ टू इक्वल चार्जेस kept at a separation of 1 meter in free space experiences a force of 9 × 10⁹ Newton on each other, then each of the two charges is 1 coulomb। ये 1 कूलम की डेफिनेशन बनेगी भाई। अब इसमें देखिए कूलम लॉ के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। इसकी ड्रॉबैक यानी इसकी लिमिटेशंस, कूलम लॉ में 2 लिमिटेशंस मेन हैं। कूलम्स लॉ के अगर हम लिमिटेशंस कंसीडर करें तो लिमिटेशंस
ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्या दो लिमिटेशंस हैं? पहला तो ये कि इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर द ब्रॉड चार्जेस। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है। और सेकेंडरी दूसरी बात ये, द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ये दो बातें बच्चों इसके साथ गवर्न होती है। दोनों ये बातें यहां पर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होती है। चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और चार्जेस दोनों कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट। दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसके अलावा ये कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, इस चीज के लिए एक बात आप और चेक कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू था ये K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब भी बच्चों अगर मान लीजिए दोनों लाइक चार्जेस हैं, फॉर लाइक चार्जेस के लिए ये जो प्रोडक्ट है Q1 इंटू Q2 ये कैसी होगी? पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस वो भी प्लस। तो इसलिए अगर लाइक चार्जेस है तो Q1 इंटू Q2 विल बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी F विल बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज रिपल्सिव फोर्स। इट इज रिपल्सिव फोर्स। अगर पॉजिटिव फोर्स है तो ये रिपल्सिव है। इसी तरह से अनलाइक चार्जेस के लिए, फॉर अनलाइक चार्जेस के लिए Q1 इंटू Q2 अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में इट विल बी लेस देन 0। ये अब प्रोडक्ट होगी लेस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो इसलिए ये होगा लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 है इट मींस दैट ये अगर पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी तो F इज नेगेटिव, यानी F इज लेस देन 0। एंड नेगेटिव फोर्सेस मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देयरफॉर इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का फोर्स है। एक और माइनर सा, हालांकि थोड़ा अलग है सिलेबस से, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, हमने ये कहा था कि K का वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीडियम पर तो आपने देख लिया किस तरह से डिपेंड करता है। वैक्यूम के लिए हमारा फार्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी और दूसरे मीडियम के लिए एक कांस्टेंट और उसमें इंक्लूड हो गया कैपिटल K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब भी बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट पर कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो फार्मूला हम लिख रहे थे, ये फार्मूला किसके लिए था? जब K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया, ये था SI सिस्टम। अगर मान लीजिए CGS सिस्टम लिया जाए, इन CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम के लिए ये देखिए रिलेशन क्या बनेगा। इन CGS सिस्टम के लिए K का वैल्यू जो है ये 1 आता है इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में K का वैल्यू 1, इसलिए फॉर्मूला रह जाता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये CGS सिस्टम में है, इट इज इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज ये ली जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU या स्टैट कूलम। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU और स्टैट कूलम। तो भाई बच्चों ये जो 1 ESU या 1 स्टैट कूलम है, ये होता है 3
दैट कूलम को रिप्रेजेंट करें कूलम में, 1 कूलम चार्ज ये होते हैं 3 into 10 to the power 9 ESU ऑफ चार्ज। 1 कूलम के अंदर 3 into 10 to the power 9 ESU ऑफ चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, Q1 या Q2 ये लिए जाएंगे ESU में, R ये लेंगे सेंटीमीटर में, तब फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी डाइन में। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो इस तरह से ये हमारा हुआ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का जो CGS फॉर्म है वो ये है, और इसमें आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम बच्चों डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड गॉस थ्योरम, वो नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please like and share and subscribe to my channel for new topics.